Today we are going to start our new chapter for IIT JEE and NEET, that is periodic properties। ठीक है, जो periodic properties हैं या जिसको आप बोलते हो periodic classification, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर हम नीट की बात करेंगे तो इसमें से अराउंड 8 to 12 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम JEE की बात करेंगे तो 4 to 8 मार्क्स यानी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को, और एक बात मैं पहले बता दूं कि नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन विल बी आउटसाइड। ठीक है, यानी बिल्कुल भी जो डेट टू यहाँ से ही आएगा। ठीक है, 110% श्योर तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो आप नीट की बात कर रहे हो, जेई की बात कर रहे हो, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन विल बी आउटसाइड माई नोट्स। ठीक है, एंड आप इस लेक्चर सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करो तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बता दूंगा कि अगर एक भी क्वेश्चन, इवन ए सिंगल क्वेश्चन अगर मेरे नोट्स से बाहर आया तो मैं बिल्कुल इस चैनल को ही ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, चैनल को ही बंद कर दूंगा। तो प्लीज़ मुझ पर आप बिलीव रखिएगा। एंड अगर मैं बात करूं जो ये लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं, ये सिर्फ मैं एक तो मैं आपका जो मॉड्यूल वगैरह है वो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, दूसरी इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो भी मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो आउटसाइड बुक्स हैं, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे मैं बात करूँ फॉर ऑर्गेनिक आई कंसल्ट क्लेडन, एंड फॉर इनऑर्गेनिक आई कंसल्ट हुई एंड हाउसक्राफ्ट। ठीक है, हाउसक्राफ्ट तो वो आप ही कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत वो बिट डिफिकल्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस हियर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और screening constant, then penetrating power, then Z effective, then atomic radius, then ionicity energy, then electron affinity, then electronegativity, then group period and block identity, then development of periodic table। और लास्ट में हम कुछ बुलेट पॉइंट यानी जो जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट तो समझना, हमने पहले एक सोडियम एटम लिया है, और इस सोडियम एटम की हम बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पहली बात यहाँ पे है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करता है एस सबशेल में, सो इट बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी ये एक ही शल है। तो पहले शल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरी शल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड जो लास्ट में उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर में जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। ठीक है, या आउटर मोस्ट, जो ये देखिएगा 1 सेकेंड, जो ये वैलेंस शेल हैं और ये न्यूक्लियस हैं, इस दरमियान जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रेजेंट बिटवीन होते हैं आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू द अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप समझोगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज हैं ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर उसको पुल करता है। ठीक है, और जो अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो हम ये सिंपली बता सकते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और जो 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल होते हैं। ठीक है, वो आपस में रिपेल करते हैं, वो आपस में दूर धकेल देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी सेम सिनेरियो लगाओगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, सिंस पॉजिटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो ये न्यूक्लियस है, ये इस नेगेटिव चार्ज जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिंस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी, ये भी इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आउटर मोस्ट शेल हैं इसमें जो
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये इसको बाहर धकेलने की कोशिश करता है। क्या करता है? बाहर धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये न्यूक्लियस है ये इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर पुल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रुकावट बन जाते हैं, ये एक हिंड्रेंस बन जाते हैं, ये एक शील्ड बन जाते हैं, ये एक स्क्रीन बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी बात करूं, जो ये दो शेल्स हैं, अगर मैं एज्यूम कर लूं मैं इन दो शेल्स को बाहर निकाल दूं, जैसे ही दो शेल्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स होगा, वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। तो ये इसको बहुत ही क्लोज लाएगा। लेकिन जो ये अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, बिकॉज चार्ज तो सेम है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको रिपेल करेंगे, तो ये इस पर डिक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर। अगर आप समझोगे, अगर ये इंटरवीनिंग फॉर एग्जांपल इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो इस पर सिर्फ लगेगा फोर्स ऑफ, तो इस पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज फोर्स ऑफ attraction on valence इलेक्ट्रॉन। इसी को हम जो ये इसको डिक्रीज करते हैं ना, यानी इसको रिपल फोर्स लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग। ठीक है, तो अगर हम स्क्रीनिंग का ऑर्डर लिखेंगे, सबसे ज़्यादा स्क्रीन जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना एस सब शेल में, वो सबसे ज़्यादा शील्ड करते हैं या सबसे ज़्यादा रिपल्शन करते हैं या सबसे ज़्यादा स्क्रीन करते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पी में, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी में, और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एफ में। तो ये आर्डर है, क्या है? ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हाईलाइट हम करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, now we will move towards our next topic that is called as penetrating power। तो penetrating power क्या है? penetrating power है कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ। एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाइंड है, क्या कितना टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ, इसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, यानी अगर आप सिंपल में बता दो, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से पहले समझा दूं, ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है और ये तीसरी शेल है। जो इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर प्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सिनस, क्योंकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से रिपल्शन नहीं हम देखते। ठीक है, जो रिपल्शन होता है वो सिर्फ अंदर वाले इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब इस शेल की बात करो, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनमें जो ये वाले ये स्क्रीन करेंगे। ठीक है, तो ये वाले स्क्रीन करेंगे, इस वाले में ये वाली दो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्क्रीन करेंगे। आपको ये समझ बात आ रही है? यानी जो ज़्यादा क्लोज होंगी न्यूक्लियस को उनमें पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इनमें। ठीक है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर जो है, पेनिट्रेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन कंडीशन इसमें यहाँ पर है, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी सेम। उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी भी पेनिट्रेटिंग पावर को कंपेयर करना है, उस वक्त आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर 6s का 6p एंड 6d एंड 6f, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो
अगर आप देखोगे यहाँ पर सभी जगह, यहाँ पर भी सिक्स हैं, सिक्स हैं, सिक्स हैं और सिक्स हैं, तो यहाँ पर सभी जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अब जाके हम यहाँ पर इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप देखोगे जो जो एस सबशेल हैं वो बहुत क्लोज टू न्यूक्लियस हैं, देन पी, देन डी, देन एफ। तो अगर आप समझो कि यहाँ पर अगर हम पी सबशेल की बात करेंगे तो जो एस, जो इसमें इससे पहले आएगी एस शेल, ठीक है, एस सबशेल, ठीक है, तो उससे उसमें जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे, उसके बाद पी में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में, ठीक है। तो पेंट्रेटिंग पावर का आर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग इफेक्ट होगा 6s में, उसके बाद 6p में, उसके बाद 6d में एंड उसके बाद 6f में। तो पेंट्रेटिंग पावर को कंपैरिजन करने के लिए पहले आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी द सेम, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि पेंट्रेटिंग पावर का भी इफेक्ट यही आता है, ऑर्डर यही आता है एस पी डी एफ। तो अगर आपको सिंपली कोई बताएगा कि सिंपली अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्डर क्या है पेंट्रेटिव पावर का, तो एस पी डी एफ, ठीक है, लेकिन द कंडीशन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी सेम, तभी जाकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और पेंट्रेटिव पावर होता क्या है? पेंट्रेटिव पावर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको अब कोई बोलेगा, क्वेश्चन कभी कभार कर सकता है कि पेंट्रेटिव पावर जो है वो एस का क्यों ज़्यादा है पी के कंपैरिजन में या डी के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा है? बिकॉज जो एस हैं उसमें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे कम आएंगे एज कम्पेयर टू डी, ठीक है। इसी वजह से जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करते हैं, ठीक है, तो पेंट्रेटिंग पावर उसका ज़्यादा होगा जहाँ पर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है, जहाँ पर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स एस में कम होंगे एज कम्पेयर टू डी, दैट इज वाई पेंट्रेटिव पावर एस का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट के लिए हमने एक एग्जांपल ली है मैग्नीशियम की, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यानी जो पहली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इन द थर्ड शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले में हमने 2 दिखाए हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर से 2। तो अगर आप समझोगे यहाँ पर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा जो होता है ये होता है सम ऑफ रिपल्शन। क्या होती हैं? सम ऑफ रिपल्शन या सम ऑफ शील्डिंग्स। कितनी रिपल्शन आती हैं, ये होता है सम ऑफ रिपल्शन, सम ऑफ रिपल्शंस। तो अगर आप समझोगे, देखिएगा जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमें एक को लेना है, ठीक है। इधर हम इसको लेंगे या इसको, अंडर ऑब्जर्वेशन यानी जिसको हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जाहिर बात है कि ये इसको रिपेल करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल होगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडरेशन में, सी हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पर रिपल्शन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पर रिपल्शन लगाएगा। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो करेंगे ही करेंगे रिपल्शन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल है वो भी रिपल्शन करेगा। तो सम ऑफ रिपल्शंस बाई किसी वजह से? पहला इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इस मैग्नीशियम की बात करेंगे, तो इसमें इंटरवीनिंग जो अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से शील्डिंग आएगी, याद रखना। लेकिन जो अगर हम बाहर की शेल की बात करें, अब कोई और एटम लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करेंगे, तो इसमें शील्डिंग एक तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा जो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होगी, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आएगी। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम इसको अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो इस पे 2 टाइप्स ऑफ रिपल्शन लगेंगी, 2 टाइप्स ऑफ रिपल्शन लगेंगी। एक तो लगेंगे इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और लगेंगे जो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी स्क्रीनिंग लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से भी
इसकी वजह से भी रिपल्शन आएगी, ठीक है। तो ये होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जी इफेक्टिव, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द जी इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है लिथियम एटम की, ठीक है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 एंड 2s1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, ठीक है। तो अगर आप इस यहाँ पर आप समझोगे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर थोड़ी बहुत, जैसे एक मान लो कि जैसे हम फिजिक्स में बनाते हैं FBD फ्री बॉडी डायग्राम, सिमिलरली हम यहाँ पर ले लेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इस पे 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहे हैं, इस पे 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस है। क्या है, 2 नेगेटिव चार्जेस, ये इसको रिपल भी करेंगे, ये इसको रिपल भी करेंगे। तो इस अगर हम इसको इस जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंटरवीनिंग। और इस पे लग रहा है और एक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये प्रोटॉन्स इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये इसको थोड़ा बहुत डिक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अभी अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फॉर एग्जांपल ये हैं ही नहीं, तो इस पे फॉर एग्जांपल हम इसको इमेजिनरी हम मान लेंगे, हम इस वाले शेल को हम रिमूव करेंगे, तो अब इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फोर्स आएगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर ये शेल प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, यानी ये माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम मानते हैं, तो इस पर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लगते हैं। एक तो होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन टू द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल, तो उसकी वजह से भी रिपल्शन लगेगा। और इस पे लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस, दैट इज, अगर हम इसी को हम इस तरह से में लिखेंगे कि जो अगर हम इसकी बात करेंगे तो एफ नेट कितना इस पे लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स इस पे लग रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन, अगर हमने एफ नेट की बात की, एफ नेट होता है कि नेट अट्रैक्शन इस पे कितनी लग रही हैं, इसी नेट अट्रैक्शन को हम कहते हैं जी इफेक्टिव। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, जड़ से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी जड़ जितना ज्यादा होगा, जितना प्रोटॉन ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। माइनस करेंगे इसमें से सिग्मा, क्या करेंगे, माइनस इसमें से सिग्मा। सिग्मा को हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी सम ऑफ और रिपल्शन, जिसको हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। यहां पर हमने सिग्मा को डिस्कस किया है, यानी सम ऑफ और रिपल्शन, यानी वही मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम जड़ से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर जड़ से हमने इसको बताया, तो नेट अट्रैक्शन इस पे लगेगा जड़ इफेक्टिव, तो ये है, ठीक है। और जड़ इफेक्टिव होता है, अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में यहां पर लिखेंगे, जड़ इफेक्टिव होता है नेट अट्रैक्शन, क्या होती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट अट्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी। यानी जो इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन है उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। जड़ जो है, जड़ को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्या कहते हैं, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और जो सिग्मा है, सिग्मा को हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। शील्डिंग, सिग्मा को हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम बात करेंगे अब कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जी इफेक्टिव को और सिग्मा को, तो दिमाग रखिएगा। पहला पॉइंट जो है, जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जितने भी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतना रिपल्शन बढ़ेगा, उतना रिपल्शन इंक्रीज होगा। जितना रिपल्शन इंक्रीज होगा
उतना सिग्मा इंक्रीज होगा। बिकॉज जितना सिग्मा स्टार इज कॉल्ड जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो जितना सिग्मा इंक्रीज होगा उतना जी इफेक्टिव डिक्रीज होगा। तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बढ़ाएंगे, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो उतना सिग्मा ज़्यादा होगा, जितना सिग्मा ज़्यादा होगा उतना जी जेड इफेक्टिव कम होगा। बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा लगेंगे तो नेट अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जितना एक एटम का साइज इंक्रीज होगा, जितना एक एटम का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, जितना एक एटम का साइज इंक्रीज होगा तो सिग्मा आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा समझना बात। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई एटम ले लेंगे, ठीक है, कोई एटम ले लेंगे, तो जितना इसका साइज कैसे इंक्रीज होगा, जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन आपका ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है यानी जी इफेक्टिव ज़्यादा है, तो जी इफेक्टिव अगर ज़्यादा डोमिनेंट हुआ यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा पुल लग रहा है, उस पर ज़्यादा पुल लग रहा है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा पुल लग रहा है। अगर उस पर ज़्यादा पुलिंग फोर्स लग रहा है, उस पर ज़्यादा पुलिंग फोर्स लग रहा है, अगर उस पर ज़्यादा पुलिंग फोर्स लग रहा है तो वो क्लोज टू न्यूक्लियस आएगा तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव के बढ़ने से साइज कम हो जाएगा। लेकिन जब अगर साइज इंक्रीज हुआ, अगर हमारा आप साइज इंक्रीज हुआ तो जी इफेक्टिव कम हुआ होगा, तो जी इफेक्टिव कम हुआ होगा, तो जेड स्टार जो है वो कम हुआ होगा। ठीक है, वो कम हुआ होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ जेड स्टार एंड सिग्मा, जेड स्टार एंड सिग्मा। इसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा जब हम स्लैटर्स रूल को पढ़ेंगे, तो मैं इसको बिल्कुल 100% इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप पहले ध्यान रखिएगा, जो ही हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, क्या जाते हैं, जो ही हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज होता है। बिकॉज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज भी होते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। अगर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो हमारा इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, जब अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब साइज़ बढ़ जाएगा आपका सिग्मा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो जी इफेक्टिव जेड स्टार जो है वो डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। इन चीज़ों को आप जो ही आप आगे जाओगे, जो ही हम एटॉमिक रेडियो को डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ये वाला पीरियोडिक वेरिएशन वाला पार्ट है थोड़ा बहुत इसको अभी याद रखना है। लेटर में इसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। स्लाइडर्स रूल की वजह से हम निकालेंगे इसको जी इफेक्टिव को, सिग्मा को, तो थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो जो ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा। साइज़ क्यों डिक्रीज़ करेगा, साइज़ क्यों डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है जेड स्टार इंक्रीज़ करेगा। अगर जेड स्टार इंक्रीज़ करेगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा पुलिंग फोर्स लगेगा। जब उस पर ज़्यादा पुलिंग फोर्स लगेगा तो वो ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस आएगा तो साइज डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें जो सिग्मा है वो डिक्रीज़ करेगा, सिग्मा डिक्रीज़ करेगा। और मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड द सिग्मा डिक्रीजेज। ठीक है, सिग्मा डिक्रीजेज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लैटर्स रूल। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, स्लैटर्स रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्लैटर्स रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं, स्लैटर्स रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्लैटर्स रूल क्या है, ये क्यों हम यूज करते हैं। स्लैटर्स रूल इज यूज टू फाइंड, इट इज यूज टू फाइंड, इससे हम सिग्मा फाइंड करते हैं, जिसको आप बोलते हो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट यानी सम ऑफ रिपल्शन, स्क्रीनिंग तो किसी भी अगर हमें कहीं पे भी हमें सिग्मा फाइंड करना है तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखनी है वो आपको दिमाग में रखना है। 1s 2s 2p,
3s 3p, लेकिन 3d को अलग से लिखना है, ठीक है। इसी तरह से 4s 4p 4d अलग से लिखना है। इसी तरह से आपको आई समझ बात, इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो अब स्लैटरस रूल को दो यहाँ पर हम आपको दिमाग रखना है। यहाँ पर कंडीशन है, अगर हमारा जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है वो गया NS और NP में, किस में, NS और NP में, देन रूल विल बी डिफरेंट। और अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया ND और NF में, द रूल विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर NS और NP में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन NS और NP में गया तो रूल किस तरह आप यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हमें रूल इस्तेमाल करना है। फिर पहला, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम NS comma NP will contribute 0.35 each, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1s में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1s में, देन जो इलेक्ट्रॉन्स 1s में प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो यहाँ पर आएगा, जो कंट्रीब्यूशन उनका होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हैं 1s में प्रेजेंट है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.30, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिस फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाऊंगा, अभी 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, पहले मैं रूल्स को डिस्कस कर लूँ, उसके बाद देन आई विल डिस्कस इट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पेनल्टीमेट शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर वाले शेल में, देखिएगा जिस शेल को भी हम डिस्कस कर रहे हैं उस शेल के, यानी जिसमें हम मानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस शेल के अंदर वाली शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी N-1 शेल, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट 0.85, ओके बेटा। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं N-2 में वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1, क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट 1। और अगर इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, रेस्ट भी करेंगे कंट्रीब्यूट 1, ठीक है। अब अगर आप हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है ND और NF में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ND या NF में, इलेक्ट्रॉन्स इन, यहाँ पर आप ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द ND और NF ग्रुप विल कंट्रीब्यूट 0.35, ठीक है। और रेस्ट जो हैं, बाकी जो रेस्ट हैं वो रेस्ट करेंगे कंट्रीब्यूट 1, रेस्ट विल कंट्रीब्यूट 1, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग रखोगे, अगर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 8 फॉर एग्जांपल सोडियम एटम की बात करें या मैग्नीशियम की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो समझना, अगर ये वाली शेल है और इसमें NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, NS या NP के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम अंडर कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन द सेम इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड, फॉर एग्जांपल ये हमारा सोडियम एटम है, इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, और इसमें मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हमारे कंसिडरेशन के अंदर हैं, यानी इस पे हमें
हमें निकालना है कि सिग्मा कितना है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन आएगा, इसकी वजह से जो रूल नंबर 1 है यही बता दे, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एन एस और एन पी, यानी जिसको हम जो ये इलेक्ट्रॉन जिसमें हम जिसके इलेक्ट्रॉन को हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें अगर और कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन आएगा और वो कंट्रीब्यूशन होगा 0.1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंटू 0.35 करना है, 1 इंटू 0.35 करना है। क्यों 1 इंटू 0.35 करना है? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको काउंट नहीं करना है, उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लेना है, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लेना, उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और एक की वजह से रिपल्शन आएगा। इसके बाद जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ये वाली है जो n-1 शेल, ये हुई n शेल, ये हुई n-1 शेल, तो इसका कंट्रीब्यूशन है जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1, ठीक है। जो इसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉन्स हुए उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1, ठीक है। अगर बहुत सारी शेल्स होंगे इस तरह से हमें रूल अप्लाई करना है, सिमिलरली इसमें भी यूज़ करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें इस हिसाब से लिखनी है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, क्लियर। तो हमें पहले ऐसे ही करना है कि ये एक, इसको हमें ऐसे निकलना, ये 2 एंड 3s एंड 3p, ये भी हमें सेम लिखना है। अगर 3d को हमें अलग से लिखना है, ठीक है। तो अब हम जो ये लास्ट वाली शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस 7 इलेक्ट्रॉन में एक अंडर ऑब्जर्व यानी एक पे हमें जी इफेक्टिव निकालना है, तो बचे कितने? 6, ठीक है। तो बचे कितने? 6। तो सिग्मा जो आएगा वो आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nth शेल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें 6 ही लेने हैं बिकॉज 1 पे हम जी इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो 6 करेंगे हम। यहाँ पर तो 5 और 2 7 है लेकिन हम 6 ही लेंगे इंटू 0.35 प्लस करेंगे हम। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कितने हैं? 8 n-1 में, यहाँ पर n कितना है? 3 है, तो n-1 हुई 2, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस करेंगे जो अब इसमें n-2 में मीन्स कि जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन विल बी 1, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 सेकंड, आई विल कैलकुलेट इट ऑन फोन। दैट इज 10.9 आया, क्या आया? तो सम ऑफ और रिपल्शन आया 10-9। तो अगर हमें इसमें Z इफेक्टिव निकालना है, Z स्टार निकालना है, तो वो आएगा Z माइनस सिग्मा। तो हमें पता है कि Z स्टार इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। जो हमारे पास Z आता है वो आता है एटॉमिक नंबर, हमारा कितना है? एटॉमिक नंबर हमारा है 17, माइनस करेंगे इसमें 10.9, तो Z स्टार जो आएगा वो आएगा कितना? 5.9। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोडियम एटम है जिसको हम पेरेंट एटम बोलते हैं, और हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट किया है Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा एंड 3s1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1s2 2s2 एंड 2p6, तो ये वाली nth शेल है, ठीक है। तो nth शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और कोई इस पे जो nth शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस पर रिपल्शन लगाएगा, ठीक है। तो इसमें सिग्मा जो आएगा वो आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, माइनस करेंगे 1 इंटू करेंगे 0.35 प्लस करेंगे। अब जो ये शेल है n-1 शेल जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसमें कितना आएगा? 8 इंटू 0.85 प्लस हम करेंगे 2 इंटू 1, तो सिग्मा कितना आएगा अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब इसमें भी हम निकालेंगे, इसमें ये वाले आएंगे, ठीक है, ये वाली पहली शेल आएगी, ये वाली दूसरी शेल आएगी। तो पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? 8।
सॉरी दूसरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन, जो nth शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं 8, लेकिन हमें 7 ही लेने हैं। क्यों 7 ही लेने हैं? बिकॉज 1 अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 1 सेकंड, आई विल, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 1 अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो 7 ही आएंगे। तो 7 इंटू करेंगे 0.35 प्लस n माइनस 2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 0.85। तो दोनों केस में अगर हम सिग्मा को यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको कैलकुलेट एक बारी कर लूँ मोबाइल पे, ठीक है। 1 सेकंड। तो ये तो पहले ही उड़ गया, ये तो 0 के बराबर आएगा। तो 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 8 इंटू 0.85। तो इसमें सिग्मा कितना आएगा? 1 सेकंड, Na पॉजिटिव में सिग्मा आपका आएगा 4.15 एंड इन Na it will be 2 into 8.85, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों केस में समझोगे, अगर आप इन दोनों के, अगर इन एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में ले लोगे तो समझना बात, अगर हम सोडियम की बात करेंगे, पेरेंट एटम की बात करेंगे और कैटयान की बात करेंगे, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो सिग्मा कहाँ पर ज़्यादा आता है? यहाँ पर सिग्मा जो है, सिग्मा ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ Na पॉजिटिव। यही बात है, यानी रिपल्शन किस में ज़्यादा लग रही है? सोडियम में रिपल्शन ज़्यादा लग रही है, सोडियम में रिपल्शन ज़्यादा लग रही है। अगर सोडियम में रिपल्शन ज़्यादा लग रही है तो अट्रैक्शन ओवरऑल कम होगी। अगर अट्रैक्शन कम होगी तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर अगर हम जी इफेक्टिव निकालेंगे, यहाँ पर जी इफेक्टिव ऑफ सोडियम किसके बराबर आएगा? यहाँ पर मैं एक लाइन मार दूँ तो जी इफेक्टिव आएगा बराबर Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना है आपका? Z है 11 माइनस सिग्मा कितना है? 8.8। यहाँ पर भी जी इफेक्टिव इक्वल टू Z कितना है? 11 माइनस सिग्मा कितना है? 4.15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2.2 और यहाँ पर आपका Z इफेक्टिव आएगा कितना? 6.85, ओके। तो अगर हमारा Z इफेक्टिव ज़्यादा आएगा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर अट्रैक्शन, अगर हम इसे समझिए, जो अट्रैक्शन इससे ज़्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो पुलिंग फोर्स क्या होगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पुलिंग फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपका पुलिंग फोर्स ज़्यादा है तो जो ये शेल है ये ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस आई होगी। अगर ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस आई होगी दैट मीन्स क्या? हम एटॉमिक रेडी कहाँ से लेते हैं? एटॉमिक रेडी हम लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वैलेंस न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, ठीक है। एक्चुअली ये डिफिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए, शेल अगर क्लोज आई होगी तो साइज क्या होगा? डिक्रीज हुआ होगा। साइज क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। तो समझेंगे यहाँ पर, अगर आपका जी इफेक्टिव जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर पुलिंग फोर्स ज़्यादा है। अगर पुलिंग फोर्स ज़्यादा है तो पुलिंग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जो शेल है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होगी। जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होगी, अगर आउटर मोस्ट शेल ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस हैं। मैं यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, मैं इससे बड़ा, मैं 3 घंटे का भी लेक्चर ले सकता हूँ, बट मसला ये है कि जो मेरा iPad है इट इज़ 464 GB, तो इसमें ज़्यादा मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई कि मुझे शॉर्ट ही 1-1.5 घंटे के लेक्चर लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो जी फैक्टर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पुलिंग फोर्स ज़्यादा होगा, तो आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी ये क्लोज टू न्यूक्लियस ज़्यादा आ रही होगी। तो जहाँ पर जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा वहाँ पर साइज़ कम होगा, जहाँ पर जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा वहाँ पर साइज़ कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कैटयान का जो साइज़ है वो कम होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, इस पे और एक एग्जाम्पल हम करते, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम, मैंने आपको बताया कि टाइम का थोड़ा बहुत इशू मुझे रहता है, ठीक है। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता यहाँ पर। फॉर एग्जांपल वी विल टेक अनदर, तो यहाँ पर हम एक क्रैकस, यहाँ पर एक हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि जी इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है किसके साथ? जी इफेक्टिव। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ हमने कैलकुलेट भी किया कि जी इफेक्टिव कहाँ पर ज़्यादा है? जी इफेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा है 6.85। तो जी इफेक्टिव किससे बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज के साथ जी इफेक्टिव बढ़ता है। जी इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है।
तो समझिएगा बात, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल, Na पॉजिटिव, Na, तो यहाँ पर जी इफेक्टिव सोडियम का ज़्यादा होगा। अगर हम और एग्जाम्पल लेंगे N प्लस N एंड N माइनस, तो यहाँ पर भी आप सेम जी इफेक्टिव से निकाल सकते हो कि इसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसका जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। और जी इफेक्टिव हम बता सकते हैं कि जी इफेक्टिव, इसी से हमने पता लगाया कि जी इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतना साइज कम होगा, ठीक है। तो साइज का, अगर ये है जी इफेक्टिव का ऑर्डर, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, N माइनस सबसे ज़्यादा, उसके बाद पेरेंट एटम, उसके बाद कैटआयन, ठीक है। ये साइज का ऑर्डर होगा। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल वी विल टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल की हम बात यहाँ पर करते हैं, H माइनस की हम बात करते हैं, Li प्लस की हम बात करते हैं, और Be2 प्लस की बात करते हैं, B+3 की बात करते हैं। यहाँ पर भी आप सिमिलर कंसेप्ट लगाते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी सेम कंसेप्ट वैलिड है कि जी इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर अगर हम जी इफेक्टिव की बात करेंगे तो जी इफेक्टिव यहाँ पर कितना आएगा आपका, ठीक है, वो आपका आएगा जो इसमें आता है वो आता है 1.06। अगर हम लिथियम की बात करें, चलो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में कितने आएंगे, Z इक्वल टू Z स्टार इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना है यहाँ पर है, एटॉमिक नंबर 3 है। मैंने सिग्मा को हम अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो इसमें भी 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें सिग्मा को हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ 1s में ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, अगर सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन है देन कंट्रीब्यूशन विल बी 0.30। यहाँ पर आप सिमिलर रूल फॉलो करो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर हमें फाइंड करना, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन आएगा, तो वो कितना आएगा 0.30, ठीक है। 0.30 इंटू 1 तो आएगा 3 माइनस 0.30 दैट इज इक्वल टू 2.7। सिमिलरली हियर अगर हम बात करेंगे Z माइनस सिग्मा, तो वो Z कितना है 4 माइनस सिग्मा कितना है आपका 1 इंटू 0.30 यानी 3.7, और यहाँ पर आएगा 4.7, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो जी इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से जी इफेक्टिव बढ़ता है, तो जी इफेक्टिव यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप जी इफेक्टिव, ये जी इफेक्टिव का ऑर्डर है, ये जी इफेक्टिव का ऑर्डर है, तो हम ये बता सकते हैं कि सिग्मा का ऑर्डर क्या है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर जी इफेक्टिव का ऑर्डर ये है तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ये ऑर्डर ऑफ सिग्मा है, ये ऑर्डर ऑफ सिग्मा है, यही ऑर्डर ऑफ साइज भी है, यही ऑर्डर ऑफ साइज भी यहाँ ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है जिसको आप डिस्कस कर सकती हो। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, इसमें और भी न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिंक का, ठीक है। तो जिंक में हमें यही जी इफेक्टिव फाइंड करना है, जिंक में हमें जी इफेक्टिव फाइंड करना है ऑन 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो अगर हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p6, 3d10 एंड 4s2। मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह p और ये सेम लेना है, ऐसे इस तरह से 4s2। तो अगर हम 4s की बात करेंगे, पहले हम 4s की बात करेंगे, यहाँ पर 4s की बात करेंगे, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछा जाता है, IIT JEE में भी ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम 4s इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s सबशेल, जो 4s सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिग्मा किसकी वजह से आएगा, सिग्मा किसकी वजह से आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1 इंटू 0.35 प्लस करेंगे जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 18 इंटू 0.85 जो n-1 शेल हैं, और इसके बाद
n-2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1, और रेस्ट की वजह से भी 1 ही आएगा, उसमें 2 हैं इंटू 1, तो वो सिग्मा आएगा। ठीक है, इसको हम फोन से अभी कैलकुलेट करेंगे। अगर अब हम यहाँ पर आप समझना बेटा बात, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें लेने हैं, 3D में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, सिग्मा आएगा दिखिएगा। इसको हम कैसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बताया है, मैंने इस पॉइंट में अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द ND और NF ग्रुप विल कंट्रीब्यूट, और इसी वजह से हम इस तरह से भी ये कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। तो जो सिग्मा यहाँ पर आएगा वो आएगा 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पर दिमाग रखिएगा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो 9 ही की वजह से आएगा, 9 इंटू 0.35। बाकी रेस्ट जो सारे हैं उनकी वजह से 1 आएगा। तो रेस्ट कितने हैं, रेस्ट हैं हमारे पास 1 2 3 और ये हुए 10 यानी 18 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्मा को अभी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, ये है 4SO, यहाँ पर 3D आप लिखिएगा, तो 3D में कितना आएगा आपका, इसको हम कैलकुलेट अभी करते हैं, 18 + 9 इंटू 0.35, तो सिग्मा आएगा बराबर 21.15। ओके, और यहाँ पर सिग्मा किसके बराबर आएगा, सिग्मा विल बी 0.8 1 10 और 18 इंटू 0.85 प्लस 0.35, तो सिग्मा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 25.65। ओके, तो अगर हम जी इफेक्टिव की यहाँ पर बात करेंगे, जी इफेक्टिव इक्वल टू 30 - 25.65। ठीक है, वो आएगा जी इफेक्टिव आपका 4.35। अगर हम यहाँ पर भी जी इफेक्टिव की बात करेंगे, वो आएगा 30 - 21.15, तो जी इफेक्टिव यहाँ पर कितना आएगा, 8.85। ओके, तो अगर आप समझोगे, अगर आप यहाँ पर कुछ इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपको। समझना बेटा बात, हम पहले फिल किस में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, पहले हम फिल इलेक्ट्रॉन्स किस में करते हैं, फर्स्ट अगर हम अबाउट प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो यहाँ पर 4s है, तो इसमें कितना आएगा 4 + 0, एंड 3D में आएगा 3 + 2, तो वैल्यू आया 5, और यहाँ पर वैल्यू आया 4, तो 4s पहले फिल होगी। फिल कौन सी पहले होगी, फर्स्टली 4 फिल विल बी, यानी 4s यानी फिलिंग ऑर्डर, पहले हम 4s को फिल करेंगे, उसके बाद 3D को फिल करेंगे। तो दिमाग के हिसाब से 3D में से पहले 3D में लास्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब हम थोड़ा बहुत इसको एनर्जी देंगे, अगर हम एनर्जी देंगे, क्या देंगे, एनर्जी, तो कंसेप्ट ये है कि 3D से इलेक्ट्रॉन, हमें लगता है कि 3D से नॉकआउट इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन 4s से नॉकआउट होता है। इलेक्ट्रॉन पहले तो 4s में ही हमने किया, और 4s से ही पहले भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, नॉकआउट यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन। क्यों, बिकॉज इस पे जी इफेक्टिव हमने देखा कि जी इफेक्टिव किस 4s पे कितना है, 4.4, सॉरी 1 सेकंड, इस पे कितना है 4 और इस पे कितना है 8। अगर यानी जो 3D इलेक्ट्रॉन है इस पे अट्रैक्शन है 8.85, और जो 4s इलेक्ट्रॉन है, 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे 4.35, यानी अगर हम जी इफेक्टिव की बात करेंगे, जी इफेक्टिव 3D इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लग रहा है, यानी टाइटली बाउंड कौन है, टाइटली बाइंड कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3D पे ज़्यादा है। दैट इज वाई जब हम एनर्जी देते हैं तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ना कि 3D से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। होप क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some more important questions regarding the Slater's rule, regarding to Z effective, regarding to screening constant. ठीक है, तो more questions will be discussed in the next session, and in the next session we are going to start our new topic, that is the atomic radius. Okay, thank you, hope you will find lecture helpful. Okay, तो and also one thing कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।